Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is chapter 4 of class 11th. Again, very interesting and very important chapter for your examination. In the last chapter, we had discussed about interior of Earth, earthquakes and volcanoes. And that is primarily a part of geomorphology of, of geography. Now, we are going to discuss again geography part about theories. इस चैप्टर में आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. इस टॉपिक से भी हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन डालता है एंड इट्स वंडरफुली रिटन. एवरीथिंग इज वेरी क्लियर है. लेट्स स्टार्ट. So we have seen that continents cover nearly 29% of the Earth's surface and remainder is under ocean water. The position of continent in the ocean bodies, we see them in the map, have not been the same in the past. It is now well accepted fact that the oceans and the continents will continue to enjoy their present position in times to continue. So that is what we are going to discuss. How do they change their position? That the continents on ocean have changed and are changing their position. You may wonder as to how scientists know this thing, how they have determined and what are the answers to it. अगर हम इस पे बात करें, सबसे पहली थ्योरी जो फेमस हुई और इसको पायनियर थ्योरी कहा जाता है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने और ये थ्योरी पायनियर मतलब सबसे पहले दी गई, लेकिन अंदाजे थे. लेटर ऑन इट वॉज डिस्कार्डेड ऑल्सो. इन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर आप अटलांटिक ओशन के इस तरफ देखिए, इधर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, और इधर आप देखोगे साउथ अमेरिका, तो आपको लगेगा ये जिक्सॉ शेप बनता है. तो कोस्ट लाइन बीच में अटलांटिक ओशन है. सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द. नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलैरिटी एंड कंसिडर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकास, यूरोप एंड अफ्रीका, टू बी वंस जॉइंड. From the records of the history of science, Abraham Ortius, who proposed such a possibility in 1596. Antonio Pellegrini drew a map showing that the three continents together. But बाद में ये एल्फ्रेड वेगनर आए थे, जर्मन मेटरोलॉजिस्ट, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory in 1911. So according to Wegener, कॉन्टिनेंट सारे इकट्ठे एक ही पार्ट, इनको कहा जाता था पेंजिया, और इनके आसपास जो बहुत बड़ा विशाल समुंदर था उसका नाम रखा गया था पेंटालासा. तो ये जो पेंजिया था ये टूटना शुरू हो गया. एक ऊपर को पार्ट टूटा, एक नीचे को पार्ट टूटा. जो ऊपर को पार्ट टूटा उसको कहते हैं लोरेशिया और अंगारा लैंड. नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड. और जैसे जैसे ये टूटने शुरू हो गए, ये फर्दर और टूटे और कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हो गए. सो लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड continue to break into various smaller continents that exist today. A variety of evidence is offered in support of the continental drift. नंबर 1 एविडेंसेस क्या थे? एक तो मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिग्सॉ फिट बनता अफ्रीका और साउथ अमेरिका का. देन रॉक्स of age are same age. ब्राज़ील कोस्ट पे और वेस्टर्न अफ्रीका पे. देन टिलाइट्स, सेडिमेंट्स, sedimentary rocks formed out of deposits of glacier. Clearly the sediment system has thick tilite indicating extensive and prolonged glaciation. देन प्लेसर डिपॉजिट्स, आपको अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में इसी किनारे पे आपको गोल्ड मिल रहा है. गोल्ड इज प्लेसर, सो दैट इज ऑल्सो देयर. देन फॉसिल्स को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो सेम है. आइडेंटिकल स्पीशीज हैव बीन फाउंड across the continents. So all these proofs led to like this was the thing, but the major problem was the force which he said, because ये physics जानते नहीं थे
इन्होंने क्या कहा, ये किस कारण, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स मतलब पोल्स की तरफ फोर्स लग रही है और खींच रहा है। जैसे आपने देखा ये पूरा पेंजिया था, ये ऊपर को खिंचा, ये नीचे को खिंचा। इस प्रकार ऊपर वाला पार्ट लोरेशिया अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड। The bulge is due to rotation and the second force that was is a tidal force. Tidal force means मून खींच रहा है वेस्ट की तरफ इनको। These forces would become effective when applied for million years ago. बट ये टोटली इनएडिक्वेट कहा गया क्योंकि ये थ्योरी कभी भी, ये फोर्सेस कभी भी इतना एविडेंट रीवैल्यू हो नहीं सकता। Most of the evidence was collected from continental areas in the form of distribution of flora and fauna. Number of discoveries during the post-World War II added new information to geological literature. From ocean floor mapping new dimensions for the study of distribution. उसके बाद आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्थर हॉम्स की, ये वर्ड याद रखना, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कि ये जो मूवमेंट का कारण बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कन्वेक्शनल करंट अंदर मूव कर रहा है मैग्मा में, मेंटल के अंदर, ये ऐसे ऐसे मैग्मा मूव करता रहता। सो ये जो करंट है ये किसके कारण मूव कर रहा है, ड्यू टू रेडिएक्टिव एलिमेंट्स causing thermal differences in the mental portion. System of such currents in the entire mental portion. To the issue of force on the basis of which contemporary scientists discarded continental theory. उसके बाद मैपिंग की गई ओशन फ्लोर की। इट्स जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ। पहले सोचा जाता था कि ये सिर्फ वास्ट प्लेन है, बट एक्सपेडिशन टू दिस ओशन फ्लोर revealed a picture of the relief features. Mid-oceanic ridges were found to be the most active and form of volcanic eruption. Dating of the rocks from the ocean crust revealed that they were much younger than the continental crust. So, rocks on either side of the oceanic ridges having equidistant location from the crest have रिमार्केबल सिमिलरिटी। जो यहाँ पर है इस रिज से इतने फासले पे इधर से बराबर, तो ये सेम है। ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है, वो सेम है। अब ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन ओशंस may be segmented into three major parts: depth as well as the form of relief. कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो कॉन्टिनेंट के पास है तो आपको मिलेगा शेल्फ, स्लोप और राइज, एंड देन यू हैव इज डीप ओशन ट्रेंचेस are the areas which are considerable interest in so far as the distribution of continental ocean is concerned. Then you have is abyssal plains, that is bottommost plains. मार्जिन्स के बाद ये जो बीच में प्लेन बना इधर रिज है और ये कॉन्टिनेंट जहाँ से ख़त्म। So areas where the continental sediments have been moved. जो रिज है ये कॉन्टिनेंटल चेन है, प्रॉपर एक ऐसी चल रही, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सबमर्ज्ड अंडर द ओशन। क्लियर है जी, जैसे मिड अटलांटिक रिज जी। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वॉल्केनोज। सो इट, अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन में ऑलमोस्ट पैरेलल टू कोस्ट लाइन, you will find a line of dots onto the central parts. A little south of the Indian subcontinent with one branch moving into eastern Africa and a similar one from Myanmar to New Guinea. The shaded belt showing the another area of concentration coincides with the alpine Himalayan belt and the rim of Pacific Ocean. Foci of the earthquake in the mid-oceanic ridges are at shallow depth, whereas along the alpine and Himalayan belt are at the rim of the are deep-seated roots. The map of volcanoes shows a similar pattern, and the rim of Pacific is also called as rim of fire due to existence of active volcanoes in this area. अभी नीचे मैप दिखाएंगे जी, बिल्कुल सब समझ आएगा। एक ये भी याद रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन स्टडीज़ के बाद एक और हैरी हेस आए थे
ये सभी को क्लियर है जी। रिंग ऑफ फायर, ये सारे अगर आप देखो तो वॉल्केनिक इरप्शन है ये सारा एरिया। और जो डॉटेड है वो शैलो डेप्थ वाले अर्थक्वेक्स हैं। ये इस मिड अटलांटिक रीजन है। The mapping of ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic ridges reveal this thing. That all the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common. They bring huge amount of lava to the surface in this area. And the rock equidistance to either side of the crest of the mid-oceanic ridge are remarkable similarities. ये जो है यहाँ से लावा निकलता जा रहा है, जितना दूर यहाँ तक पहुँचेगा उतना दूर यहाँ तक पहुँचेगा, तो करेक्टरिस्टिक्स दोनों की सेम होगी, केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है, सब चीज़ें। तो जितने क्लोज होंगे मैग्नेटिक मिड ओशनिक रिज के हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। जैसे जैसे द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, द ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर, क्योंकि यहाँ से ही तो इरप्शन हो रही, क्योंकि बाहर को मूव कर रहा है, तो ये नया यंग ओशनिक क्रस्ट है। एंड द एज ऑफ द रॉक्स इज नोवेयर मोर देन 200 million. Some of the content rocks are 3200 million years ago. The sediments on ocean floor are unexpectedly very thin. The ocean floors were as old as the continents to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. So the deep trenches have been deep-seated earthquake occurrences, while in the mid-oceanic ridges the foci are shallow depth. Analysis of magnetic properties of the rocks on the either side of the mid-oceanic ridge was given by Harry Hess, which he said seafloor spreading. That constant eruption of the crust of the oceanic ridges caused the rupture of the continent, oceanic crust, and the new lava wedges pushing the ocean crust on either side. Ocean floor thus separates the younger age of the ocean crust, as well as the fact of the spreading of one ocean does not cause the spreading of the other. Oceanic floor gets pushed due to volcanic eruptions at the crest and sinks down and the oceanic trenches gets consumed. ये दिया हुआ जी इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, तो कहीं पे ये बाहर को निकल रहा है, स्प्रेड हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये ट्रेंचेस के फॉर्म में कम भी हो रहा है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पे। ये 1967 में दी गई थी बाय मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। They independently collected the available ideas and came out with another concept called plate tectonics. Tectonic plate is basically a lithospheric plate, massive irregularly shaped slab of solid rock. और ये जो प्लेट है हो सकता कॉन्टिनेंट और ओशनिक दोनों की हो, क्लियर है जी, तकरीबन दोनों की होती है, लेकिन जो पार्ट मेजॉरिटी प्लेट का कवर कर रही हो उस प्लेट का नाम रख दिया जाता है। अगर ज़्यादा पार्ट ओशनिक है तो ओशनिक प्लेट करेंगे, जैसे पैसिफिक प्लेट इज एन ओशनिक प्लेट। तो प्लेट जो है ये किसके ऊपर तैर रही है जी, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। दिस प्लेट इज मूविंग ऑन एस्थेनोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मैंटल, range varying between 5 to 100 km in oceanic parts and about 200 km in the continental areas. The plate can be continental or oceanic depending on which of the two occupy a larger portion. तो जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको, यूरेशियन प्लेट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। द थ्योरी प्रपोज क्या करती है कि ये जो पूरा ऊपर जो तैर रहा लिथोस्फेयर है स्टेनोस्फेयर के ऊपर, ये प्लेन में बटा, और ये प्लेट्स कोई रेगुलर कोई शेप नहीं है, इरेगुलरली शेप्ड है। तो इसी से ही इन प्लेट मूवमेंट से ही यंग फोल्डेड माउंटेन बने, रिजेस बनी, ट्रेंचेस बनी। आइए ज़रा मेजर प्लेट्स देखते हैं जो बार बार पेपर में यूपीएससी पूछ रहा है। एंटार्क्टिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडो हॉस्टल न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन, देन यूरेशियन। 7 मेजर प्लेट्स हैं
ये नाज़का, कोकोस प्लेट, ये माइनर प्लेट्स हैं। जुआन दी फूका यहाँ पे, एलूशन ट्रेंच, जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज आर मेजर प्लेट्स जो डार्क कलर बोल्ड है। टोटल 7 हैं। बहुत बड़ी यूपीएससी एनडीए सीडीएस में यही क्वेश्चन पूछ चुका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू ट्राई टू रिमेंबर मेजर प्लेट्स। और ये जो है अगर ऐसा बना, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये सारा रिंग ऑफ फायर बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जो मिड अटलांटिक रिज है दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। एंड फॉर दैट मैटर इंडिया का जो इधर का जो है बाउंड्री, ये भी अपना कन्वर्जेंट बाउंड्री। यूएस में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म, जिसमें बॉडी पैरेलल। अभी देखेंगे प्लेट्स की बेसिकली 3 प्रकार मूवमेंट होती है। यहाँ तो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हो तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री रिंग ऑफ फायर है। यहाँ प्लेट्स बाहर को डाइवर्ज कर रहे हो तो उससे बनता है अपना रिज। और अगर दोनों प्लेट्स आपस में ना तो कन्वर्ज ना डाइवर्ज पैरेलल मूव कर रही हैं तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और पैरेलल फॉल्ट्स। तो ये जो प्लेट्स हैं दे हैव बीन मूविंग कॉन्स्टेंटली। इट इज़ नॉट दैट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव्ड बाय वैगनर, कॉन्टिनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द प्लेट विच मूव्स। Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and continue to move in the future as well. Wagner had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent. However, the later discoveries reveal that the continent masses resting on the plates have been wandering all the time. So Pangea was a result of a converging of different continental mass that were apart. सो प्लेट बाउंड्रीज बेसिकली 3 प्रकार की। एक डाइवर्जेंट, जो आपने मिड अटलांटिक रिज देखी, जब आप डाइवर्ज कर रही है तो नेचुरली यहाँ से इरप्शन होकर नया क्रस्ट बनेगा। एंड साइट्स वेयर द क्रस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट्स। इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। एट दिस इन अमेरिका आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया एंड अफ्रीकन प्लेट, मतलब अमेरिका और यूरेशिया और इसके बीच में अटलांटिक ओशन, तो यही बताया जा रहा है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरे में कन्वर्ज कर रही है तो नेचुरली डिस्ट्रॉय होगा क्रस्ट, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। और अगर एक हैवी है एक लाइट है, ये ओशनिक है और ये कॉन्टिनेंट है, तो ये नीचे जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सबडक्शन जोन। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कन्वर्जेंस में। अगर तो दोनों, एक ओशनिक है एक कॉन्टिनेंट है, अगर दोनों ओशनिक है और यहाँ दोनों कॉन्टिनेंट है, तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ विच कैन हैपन इन केस ऑफ कन्वर्जेंस। तीसरा पॉसिबिलिटी है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। जब पैरेलल मूव करते हैं तो यहाँ पर कभी भी अर्थक्वेक्स नहीं होंगे, ना तो कोई क्रस्ट टूट रहा ना बन रहा, तो यहाँ पर होता है क्या, बेसिकली पैरेलल मूवमेंट है, इनको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। तो eruptions do not take place here, what will happen is there will be earthquakes. तो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट कैसे, द स्टेप्स ऑफ द नॉर्मल एंड द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशनिक ridges help scientists determine the rates of plate movement vary considerably. The Arctic ridge has the slowest rate. East Pacific plate rise near Easter Island is the fastest. फोर्स कौन सी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट? वैगनर ने तो आपको बताया है कि वो जो थ्योरी दी थी दैट वाज टोटली फॉल नॉट राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड यूनिफाइड द थ्योरी ऑफ plate tectonics have emphasized the surface of the earth and the interior earth not static and motionless but are dynamic. The movement is now a well accepted fact. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. The heated material rises to the surface and spreads, begins to cool and sinks. The cycle is repeated over. This is what we call it as convectional currents. और यही convectional currents बाद में समझाए थे आर्थर होम्स ने. This idea was which was given by Arthur
homes. This is what later influenced Harry Hess in the seafloor spreading. मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट बताया गया कि ऊपर से यूरेशियन प्लेट थी, नीचे इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, इन दोनों का आपस में कन्वर्जेंस हुआ था और सबडक्शन जोन यहाँ पर जब बना तो यहाँ पर हिमालयाज बने थे, विच इज़ अ बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। और ये हिमालयाज की एक्सटेंशन ही म्यांमार में अराकनियोमा और फिर जावा ट्रेंच, lying to the east of Australia in the form of this thing, and in the west towards Kirtar Mountains. Along the Marcana coast and spreading side, a Red Sea rift. The boundary between the Indian and Antarctic plate is also marked by oceanic ridge, that is divergent boundary, running roughly west-east direction and merging into the spreading side. The Tethys Sea separated from the Asian continent till 225 million years ago. To have started her northward journey about 200 million years ago, at the time when Pangaea was probed. The two major plates that were separated by was the Tethys Sea, and the Tipton block was closer to the Asiatic landmass. Towards the Eurasian plate, a major event that occurred was outpouring of lava, Deccan Trap, पक्का याद रखिएगा जी। This started somewhere around 60 million years ago. Continued for a long period of time. Note that subcontinent was still close to the equator. 40 million years ago, thereafter, the event of formation of Himalayas took place. That the process is still continuing and the height of Himalayas even rising today. So that was the topic of theories, how the continents were formed, how these plate tectonics. Very important is this plate tectonics theory. Though इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी काफ़ी एक्सप्लेन की गई है, पर 90% क्वेश्चन इन्होंने हमेशा प्लेट टेक्टोनिक से पूछे हैं। आशा है कि सभी को बेसिक्स पूरे के पूरे क्लियर हो गए। दिस वाज चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको ये सही लगे वीडियो, प्लीज़ पुट अप द कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमें समझ आ सके आर यू रियली गेटिंग द थिंग्स और नॉट। थैंक यू।